जी समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद विजयलक्ष्मी जी। नित्यानंद ध्यान के साथ आपने इस सदन को सही शुरुआत दिया। फिर एक बार विश्व समुदाय सेवा संघ द्वारा इस सत्संग में सबको स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं स्काई प्राध्यापक एवी राजगोपाल जी, कर्तव्य चेतना के बारे में थोड़ा ज्ञान बांटने के लिए। राजगोपाल जी केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में कार्यरत थे और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के विश्व समुदाय सेवा संघ के राज्य समन्वयक के रूप में बहुत बड़ी सेवा की। जब रिक्त स्थान था दिल्ली में, आगे क्या होगा ऐसा स्थिति था, तब राजगोपाल जी ने कार्यभार संभाला और काफी प्राध्यापकों को, स्काई अरुणिधियों को दिल्ली में लाने में उनका योगदान बहुत सराहनीय है। हमेशा एक मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व है उनका। स्वामी जी के सिद्धांतों के प्रबल भक्त हैं। अभी भी आयुष मंत्र के सलाहकार के रूप में विश्व समुदाय सेवा संघ को आयुष मंत्रालय में कुछ भी, कोई भी सूचना चाहिए तो हम सिर्फ राजगोपाल जी की सहायता लेते हैं। वही सब बहुत हमारे लिए अभी भी काफी मदद करते हैं। चलिए अभी जाते हैं उनकी शीर्षक की ओर, कर्तव्य चेतना। ब्रह्म को जानने के बाद भी हर एक अपने अपने कर्तव्य को ही करना है, यही श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में हमें समझाया और वेदात्री महर्षि भी सरल तरीके से उसी तत्व को हमें समझाते हैं। और कर्तव्य चेतना इतना जरूरी है, तभी विश्व में शांति होगा। चलिए अभी राजगोपाल जी की आवाज में हम इसका सुनते हैं। ये समझे। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आज इस सत्संग के सामने मुझे अपने विचार और अनुभव रखने का अवसर देने के लिए मैं तहे दिल से विश्व समुदाय सेवा संघ को आभार प्रकट करते हुए शीश झुकाकर नमन करता हूँ। इस अवसर पर आप सबका स्वागत है। गुरु की कृपा इस सत्संग में बनी रहे। आज का विषय कर्तव्य चेतना पर विचार विमर्शन करेंगे। वैसे तो कर्तव्य शब्द बहुत ही सरल सा लगता है, परंतु इसे निभाने में मनुष्य का पूरा जीवन निकल जाता है। फिर भी महसूस होता है कभी कुछ रह गया है। हमें कर्तव्य का गहराई से जांचना चाहिए और गहराई तक पहुंचना चाहिए और उन्हें निभाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। चलिए कर्तव्य चेतना के बारे में कुछ चर्चा कर लें। कर्तव्य चेतना इस सुंदर विश्व में मनुष्य जन्म लेता है। ईश्वरीय शक्ति से बना हुआ प्रकृति के उपहार का आनंद लेकर एक दिन सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। ना कुछ साथ लाया था, ना ही कुछ साथ ले जाता है, परंतु समाज चलता ही रहता है। मनुष्य जब तक जीता है उसे अपने लिए आवश्यक आरामदायक वस्तुओं की आवश्यकता होती है और वे हमें प्रकृति से ही मिलती हैं। प्रकृति यानी पृथ्वी, जल, वायु और सूरज के ताप से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ समुदाय सामंजस्य भी अपना ही आवश्यक है, क्योंकि विश्व समुदाय के कारण ही हर व्यक्ति को आर्थिक उन्नति मिल पाती है। अगर इस बात पर
सब सहमत हैं तो किसी भी समस्या की पैदा नहीं हो सकती और किसी भी मतभेद नहीं हो सकते। विश्व के हर वस्तु विश्व नागरिकों का होगा। हर वस्तु विश्व समुदाय के लिए समर्पित होना चाहिए। इस तरह के भावना रखने से मनुष्य की भीतर की पशु की भांति छीन कर प्राप्त करने की भावना बीज बिंदु से मिटना शुरू होता है और दैविक विचार आपस में बांटकर देने की मनोबल उत्पन्न हो जाता है। हमें हर कर्तव्य को महसूस करके निभाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। समाज पर ऋण। समाज ही प्रकृति की देन को अपनी मेहनत से एक रूपरेखा देकर करने के पश्चात हमें पेश करता है। एक निवाले रोटी या एक मुट्ठी भर अन्न में सारे मनुष्य जाति का परिश्रम को देख सकते हैं। किसान की खेती जोतने से लेकर अच्छे किस्म के बीज लाना या तैयार करना, सही मात्रा में सिंचाई करना, अंकुर आने से लेकर फसल काटने तक सही मात्रा में ऊर्जा, कीटाणुनाशक छिड़काव, रखवाली करना, फसल काट कर मंडी तक पहुंचाना किसान और उसके सहयोगियों का काम रहता है। किसान का काम परिश्रम सबसे कठिन होता है, पर उसे आगे यातायात से के द्वारा निकटतम शहर में पहुंचाना, फिर दूसरे शहर या कस्बे में मंडी में पहुंचाना और वहां से छोटे छोटे दुकानदारों को विक्रेता तक पहुंचाना अलग कार्य है। इसके पश्चात आम नागरिक अपने घर में के पास दुकान से लाना और घर में पकवान बनाने से लेकर एक निवाले रोटी या अन्न तक पहुंचाने में हमारे माँ बहू बेटियों का कितना परिश्रम है, इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कहने को तो एक मुट्ठी भर अन्न, परंतु इसमें कितने लोगों का मेहनत छिपा है, इसे शायद आम आदमी समझ नहीं पाता। ऐसा ही हर चीज़ में समाज हमारी परवरिश करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हमें निरंतर समाज के आभारी हैं। एक और उदाहरण, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, ना कि कहीं से मोल देकर खरीदा, और उनके माता पिता ने उन्हें जन्म दिया। ऐसा पीढ़ी पर पीढ़ी चलती आ रही है। कभी इस बात पर गौर किया? हमने करीब 15 साल तक अपने बचपन में बिताए, खाते पीते पढ़ते खेलते रहे, परंतु हमें सारी सुविधाएं मिलता रहा। इस बात को अगर जरा सोच कर देखें तो यह महसूस होता है कि हमारे जन्म के समय अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों से लेकर खाने पीने के भोजन, पहनने को कपड़े, शिक्षा से जुड़े हुए साधन, अन्य यातायात से जुड़े हुए सेवाएं,
और कई किस्म की सेवाएं हमें प्राप्त होता रहा और हमने समाज के लिए क्या दिया? कुछ भी तो नहीं, सिवाय सेवाएं लेने के अलावा। एक बात और भी है, हम कुछ वर्ष सेवाएं देते हैं। एक निर्धारित समय के बाद सेवानियुक्त के पश्चात फिर से हम समाज के अपनी सेवाएं देना प्राप्त करते हैं। क्या हम इस समाज के कर्जदार नहीं हैं? अब प्रश्न उठता है, इस समाज के ऋण को कैसे चुकाया जाए? इसलिए कहा जाता है कि हम जब अपनी कमाई शुरू करेंगे तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी आय में से समाज के कल्याण कार्यों के लिए कुछ करते रहें। समाज को भी अपना ही माने, इसको सेवा भाव कहते हैं। जब हम अधिक से अधिक सामाजिक कार्य में जुटे जाते हैं, किसी भी भेदभाव देखे बिना, उसे निष्काम्य सेवा कहते हैं। ऐसी सेवा भाव को हम कर्तव्य चेतना कहते हैं। महसूस करें हमारी जिम्मेदारियों को और उन जिम्मेदारियों के साथ सही तरीके से समझें और निभाएं। यही हमारा कर्तव्य है। किसी न किसी रूप में हम समाज से सेवाएं लेते ही रहते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है, यह शरीर समाज का ही दिया गया, इसे किसी भी तरह धन से तुलना नहीं की जा सकते हैं। हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है सेवा भाव से समाज के कल्याण कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करें। यह समाज सेवा न सिर्फ व्यक्ति के अपने हित में है, ऐसी सेवा भाव से व्यक्ति के अपने परिवार के हित में भी है। समाज के कंधे पर बहुत बड़ा बोझ है, जैसे बुजुर्ग, विकलांग, बच्चे और समाज के कुछ वर्ग हैं जो अपने सेवाएं दे नहीं सकते किसी न किसी कारण। हमें आगे बढ़कर उनकी सेवा सुविधा और ध्यान रखना होगा। हर व्यक्ति समाज का ही दिया हुआ संपत्ति है, इसलिए यह माना जाएगा हर व्यक्ति समाज को अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सेवाएं समाज को निछावर करना आवश्यक बन जाता है। हर चीज़ में, हर कार्य में समाज का योगदान और सुरक्षित प्रदान होता है। इसलिए हमें निरंतर समाज के आभारी होना चाहिए। हमारा ऋण समाज के अलग अलग वर्गों के लिए बराबर नहीं है। हमारे 5 प्रमुख कर्तव्य बनते हैं। घर के मुखिया हैं तो अलग कर्तव्य, अपनी देखभाल, परिवार की जिम्मेदारियां और अपने करीबी रिश्तेदार की जिम्मेदारियां भी देखनी पड़ती है। इसके उपरांत अपने गांव, शहर, सबसे प्रथम हर व्यक्ति को अपना शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य का आदर करना चाहिए। इस बात का
पूर्ण ध्यान रखना होगा कि अपने और अपने परिवार के कर्तव्य पालन करते हुए समाज के अन्य कल्याण कार्यों में किसी भी किस्म का बाधा न आए। यानी एक कर्तव्य को निभाते हुए दूसरे कर्तव्य पालन में कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। अब 5 कर्तव्य क्या हैं, इसे देखें। 5 कर्तव्य वे हैं: अपने लिए, परिवार के लिए, संस्था के लिए, देश के लिए, संसार के लिए। अपने लिए अपना शरीर, मन, मस्तिष्क, शिक्षा, धन, इनमें उन्नति पाना स्वार्थ नहीं है। यह समाज के लिए आधार स्तंभ है। अगर हम अपने लिए सुविधाओं का उपलब्ध करते हैं, उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम भी समाज का ही अनेक व्यक्तियों का एक अंश हैं। हमारे बीज बिंदु में हमारे ही माता पिता का अंकन है, परंतु समय के अनुसार चेतना और बुद्धि के विचारधारा विकसित होने के कारण मनुष्य अपना जरूरत के अनुसार प्रकृति से उत्पन्न वस्तुओं को अपना आराम के वस्तुएं प्रयोग में ले आया है। मनुष्य को अपने स्वास्थ्य और मन का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर व्यक्ति के स्वास्थ्य ठीक न हो, उसके परिवार और समाज दोनों पर उसका असर पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सबसे पहले उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर असर करेगा। उस व्यक्ति की आय कम हो सकती है। इलाज के लिए धन भी खर्चना पड़ता है। उसके समाज सेवाओं में बाधक होगी। परिवार के कुछ सदस्य अपने काम काज छोड़कर बीमार व्यक्ति के देखभाल करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा निकटतम मित्र, रिश्तेदार, अन्य कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए साथी अपना काम छोड़कर पीड़ित व्यक्ति की कुशलता जानने में अपना समय व्यतीत करेंगे। इससे यह साबित होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य बिगड़ती है तो उससे परिवार, समाज से कितना असर करता है। इसलिए हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो इसे स्वार्थ नहीं कहलाते हैं। यह हम जान चुके हैं। अगर हम स्वास्थ्य ठीक ना हो तो परिवार और समाज कार्यों में कितना बाधाएं होती हैं। जीवन के सुविधाजनक जीने के लिए 3 आवश्यक बिंदुओं को हासिल करना आवश्यक है। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा, कायाकल्प मन। तीसरा, बौद्धिक संपत्ति। शारीरिक स्वास्थ्य। अब हम सब जानते हैं हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान कितना आवश्यक है। सबसे प्रमुख अपना स्वास्थ्य ही है, इसे हम देख चुके हैं।
परख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। कायाकल्प मन प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से आधुनिक तकनीकी से मनुष्य को आरामदायक वस्तुओं का निर्माण करना और उसे सार्वजनिक प्रयोग में लाना, यही कायाकल्प मन कहलाता है। बौद्धिक संपत्ति समाज कल्याण में हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। समाज को कोई वाणिज्य बाजार नहीं समझना चाहिए, यानी मुनाफा कमाना चाहिए, परंतु इतना नहीं कि लोगों को शोषण किया जाए और लोगों को लूट लिया जाए। संपत्ति उतनी ही इकट्ठी करनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। परिवार पर ऋण, इसमें जीवन साथी, अपने बच्चे और माता पिता शामिल हैं। हम सब जानते हैं, माँ अपने सुख, सुविधा, आराम का परवाह न करते हुए अपने संतानों के परवरिश का, आराम का ध्यान हर समय करती आई है। इस कार्य के लिए माँ को एक मंदिर का दर्जा दिया जाना चाहिए। हकीकत में माँ से बढ़कर कोई मंदिर नहीं है। माँ को हमने हर दुख में पुकारा है। ऐसा ही एक पिता अपने सारे ज्ञान अपने बच्चों को बांटकर अपने त्याग का परिचय दिया है। पिता जिसने हमारे जीने के लिए सब कुछ खोया है। जीवन साथी अपने परिवार के हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। संतान जब बड़ा हो जाता है और शिक्षा पा लेता है, उनका भी कर्तव्य बनता है वे अपने परिवार, निकटतम रिश्तेदार और समाज के लिए सहायता करता रहना चाहिए। अगला है कार्य क्षेत्र का ऋण। यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही एक क्षेत्र है जिसके द्वारा हम हर कर्तव्य को अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। हम जो कुछ वस्तुएं या सेवाएं का अनुभव करते हैं, वह सब समाज से ही आता है और हम जो भी वस्तु बनाते हैं या सेवाएं देते हैं, वह समाज को ही जाता है। इसलिए हम समाज के ऋण को हमारा कार्य क्षेत्र में हमारे श्रम के द्वारा चुकाते हैं। इसलिए इसको सेवा का नाम से कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत की बने एक वस्तु दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसा अनेक वस्तुएं हैं जो भारत के कोने कोने में बनकर अलग अलग राज्यों में आदान प्रदान होते रहते हैं। भले ही वे खाने पीने के वस्तु हों या कोई और
योगदान ही रहता है। यानी विश्व भर में हर व्यक्ति एक दूसरे के श्रम और सेवाएं से निर्भर रहता है और हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य करते हुए अपना ऋण निष्ठापूर्वक निभा रहा है। अतः जो भी काम हम करते हैं या कर रहे हैं, सच में वह समाज सेवा ही है। इसके अतिरिक्त जो हमें आय मिलती है, उससे हम अन्य कर्तव्यों का भी निभाने की क्षमता पाते हैं। इसलिए कर्तव्य को पूजा का दर्जा दिया गया है। हमें यह दृश्य हमेशा एहसास होना चाहिए। इस दृष्टि से हमारे कर्तव्य को नया अर्थ मिलेगा। एक उमंग और उत्साह से काम कर सकते हैं। हम क्या काम करते हैं, ये इतना प्रमुख नहीं। हम किस भावना से करते हैं, वही मायने रखता है। ये भावना हमें सर्वोच्च संतुष्टि, मान्यता, सफलता और समृद्धि उपलब्ध करती है। इसमें देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। यह हमारी गुप्त प्रतिभाओं का बाहर लाता है। कोई भी काम हम अकेले नहीं कर सकते। दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। हम अपने को श्रेष्ठ बनाने में तत्पर होना चाहिए। नेक विचार अनुभव की स्वभाव बन जाता है और इसे कर्तव्य चेतना कहते हैं। देश के प्रति कर्तव्य हमारी मातृभूमि पर हमारा ऋण है। जिस देश में हम रहते हैं, उस देश को हर तरीके से मजबूत करने के लिए हमें हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। हम अपने देश में सुरक्षित रहते हैं क्योंकि सीमा में हमारी सेना अपने परिवार से दूर सीमा में अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाते आ रहे हैं। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हमारे देश के वित्तीय सामर्थ्य, सेना, विकास के कार्य, स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजना या निर्माण कार्यों में हम जिस भी तरह सेवाएं दे सकें, हमें देना चाहिए। संसार के प्रति कर्तव्य मनुष्य जाति हर प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है और अन्य जीवों का तकलीफ महसूस कर सकता है। अन्य जीव की तकलीफों और मुश्किलों को दया भावना से देखकर वे उन्हें मदद कर सकता है। परंतु मनुष्य शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहा है। भय, संघर्ष, युद्ध, शत्रुता में जी रहा है। विश्व के सभी धर्म के अनुसार दो महत्वपूर्ण विषय बताई गई हैं और वे हैं सर्वशक्तिमान की पूजा, समाज में शांति और सामंजस्य बनाए रखना। इसे निभाने के लिए हमें सदाचार जीवन जीना होगा, जिसमें
अहिंसा, कर्तव्य और परोपकार का पालन करना होगा। जैसे हम जानते हैं, आजकल की दुनिया में हर एक मनुष्य का जीवन पूरे विश्व के अन्य नागरिकों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें पूरे विश्व की शांति, प्रकृति और सुख के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, नहीं तो इस सबके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। साथ साथ विश्व शांति के लिए अपने परिवार, अपने गांव, शहर में प्रयास करता रहना चाहिए। प्रकृति के प्रति कर्तव्य। प्रकृति के शोषण से होने वाली हानियों का जागरूकता अब आ रही है। प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सही सलामत प्रदान करने के लिए हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हम सब जानते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से आजकल पूरे विश्व में, पूरे संसार में पीड़ित हैं और भारत के कुछ शहर अधिक प्रभावित हैं। सरकार जो भी पर्यावरण में सुधारने का कार्य करे वह एक तरफ चलता ही रहेगा, परंतु हमें पेड़ लगाना, वर्षा जल सज्जन जैसे कार्य करते रहना चाहिए, जिसमें पीने के पानी का उपलब्धता, फसलों को सिंचाई के लिए विकल्प के रूप में जल सज्जन प्रणाली को विश्वव्यापी तौर पर अपनाना चाहिए। इसके साथ मैं आज का इस विषय पे चर्चा समाप्त करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद राजगोपाल जी। जब भी राजगोपाल जी से मुलाकात होती है वो हमेशा मुस्कुराते हुए सभी चीज़ों को समझाते हैं। एक्चुअली उनका जो भी कक्षाएँ चलती हैं, इंट्रोस्पेक्शन हो या फाउंडेशन कोर्स है, उसमें शामिल होते ही एक अलग तरह का वो मज़ा आता है। बहुत मुस्कुराते हुए सभी बहुत कठिन तत्वों को भी सरल तरीके से हमें समझा देते हैं। आज भी उसी तरह हमें उन्होंने कर्तव्य चेतना के बारे में काफ़ी ध्यान दिया। ऐसा नहीं कि प्रदूषण क्या है, क्यों हमें करना है, सभी तरह से इस तत्व को वेदात्रि महर्षि का जो चीज़ अभी बार-बार बोला जाता है वही एक है ब्रह्म ज्ञान और धर्मपद। धर्मपद का बहुत-बहुत ज़रूरी तत्व है कर्तव्य चेतना। उसको सही तरह से आज उन्होंने हमें जागृत किया। आशा करते हैं कि सभी सदस्य इसका पूरा उपयोग करेंगे, अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करेंगे। सभी श्रोताओं की ओर से हम इस भाषण के लिए राजगोपाल जी को और एक बार धन्यवाद कर लेते हैं। अब सवाल-जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया अपने ज़ूम ऐप में हाथ बढ़ाएँ बटन पर क्लिक करें। जब आप प्रश्नों की तैयारी करते हैं, हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं। कुंडलिनी कायाकल्पयोगा.edu.in जिसमें पूरी कायाकल्प योग घर पे बैठे-बैठे सीखने और अभ्यास करने के लिए कई
अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। कृपया इसका उपयोग करें। अपने निकट और प्रिय लोगों को कायाकल्प योग सीखने के लिए और अभ्यास करने के लिए जोड़ दें। इसके अलावा kundaliniyoga.edu.in एक ऑनलाइन वेबसाइट है, जिसमें विश्व समुदाय सेवा संघ के आपको सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप आराम से इसको समझ सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। हमारी मासिक पत्रिका अनबोली अभी एंड्रॉयड ऐप में भी उपलब्ध है। कभी भी आप इसको डाउनलोड करके पूरे स्वामी जी के पुराने प्रवचनों को सुन सकते हैं। इसके साथ स्काई योगा टीवी SKYYOGA टीवी हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल का पता है। आप कभी भी इसमें ज्वाइन करके सभी प्रोफेसरों का प्रवचन सुन सकते हैं। वेदात्रियम के कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार समाज के अच्छे कारणों के लिए आय का 1% दान देने का सुझाव दिया जाता है। जैसा कि आप में कुछ लोग जानते हैं, ये दान व्यय नहीं बल्कि निवेश है। आप एक अच्छे कर्म के लिए जितना भुगतान करते हैं, उससे अधिक आपको मिल जाता है। हम आपको अनबोली ऐप के माध्यम से या हमारी आधिकारिक वेबसाइट vedatri.edu.in के माध्यम से विश्व समुदाय सेवा संघ को दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस दान के लिए दारा आशीष जी का छूट भी उपलब्ध है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल है तो हाँ, अपने जूम ऐप पर हाथ बढ़ाएं, बटन दबाएं। जब तक बाकी लोगों का सवाल आता है, मेरा एक सवाल राजगोपाल जी से। सर, कर्तव्य चेतना को हम रोज इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, कहाँ हमें कठिनाई आती है और उसके लिए कोई सॉल्यूशन स्वामी जी ने बताए हैं, तो जरा कृपया हमारे लिए आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। कर्तव्य चेतना में किसी भी किस्म की बाधाएं कभी आ नहीं सकती। अगर आती है तो उसे एक-एक करके हम निपटा सकते हैं। पारिवारिक अलग है, कार्य क्षेत्र का कर्तव्य अलग है, सामाजिक कार्य अलग हैं। परंतु एक-एक करके हमें उसे विवरण में समझें और उसे निभाने का पूरा कार्य कर सकते हैं। लेकिन उस कर्तव्य को पहले पहचानना होगा कि इसमें किस किस्म की बाधाएं आ रही हैं। उस बाधाओं के अनुसार हमें उसका निवारण करना पड़ेगा। धन्यवाद सर, बहुत सही जवाब दिया। बहुत लोगों को ये काम में आएगा। अभी धनलक्ष्मी जी हाथ बढ़ाए हैं, हम उनका अनम्यूट कर रहे हैं। धनलक्ष्मी जी, कृपया अपना सवाल बता सकते हैं आप? जी संसार जी जी, मैंने फ्रॉम कुडवालचेरी। आज आपका भाषण बहुत सरल से बहुत आसानी से समझने की तरह है। हम लोग बहुत न्यू का इस फील्ड में, फिर भी हमको अच्छी तरह समझने की तरह का भाषण। सब आज इस कर्तव्य के बारे में कुछ समझ जाना बहुत कठिन है। हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह ज्ञान करने में स्टूडेंट से इस तरह बात करने में कुछ मुश्किल है। कैसे कुछ गाइडेंस दे सकते हैं सब आप? मुझे लगता है कि आपकी जो आवाज़ है कट के आ रही है, मैं ठीक तरह समझ नहीं पाया हूँ। फिर भी जो भी मैं समझा हूँ उसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ। कर्तव्य जो है, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके अपने अलग कर्तव्य होते हैं, क्योंकि माँ-बाप के प्रति उनकी जो निष्ठा होनी चाहिए, वो शायद नहीं होती, इतना परिपक्व नहीं हो पाते, जिसको वो समझ नहीं पाते। उस वक़्त माता-पिता को ही वो कर्तव्य निभाना पड़ता है और उसे समझाना पड़ता है कि उस उम्र में उन बच्चों को किस तरीके से बताया जाए। इसी तरीके से जैसे आपका जो प्रश्न है उसमें से मुझे जो समझ आया, उसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जब अपने बच्चों को या अपने जो शिक्षा ले रहे हैं या जिस माध्यम से आप पढ़ाते हैं, उन्हें अगर वो बातें समझ में नहीं आती, कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। जिस कार्य क्षेत्र में या जिस
शिक्षा में या जिस भी कार्य में वो लगे हुए हैं, उसे पहले निष्ठापूर्वक सीखें। उसे निष्ठापूर्वक सीखने के बाद उसे अपने आप खुद अमल करें। जब वो व्यक्तिगत अपने आप अमल करता है, उसे खुद अपने महसूस होगा कि उसका कर्तव्य क्या है। अब आप जब बताएँगे उन्हें, उनके उनके स्थान पर, उन्हीं के जो मन के अंदर पहुँचकर उन्हें समझाना पड़ेगा, तब वो समझ पाएँगे, ताकि उनको कर्तव्य निभाने में किसी किस्म की शंका नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। धन्यवाद राजगोपाल जी, धन्यवाद धनलक्ष्मी मैम। अभी अगला सवाल है आशीष कुमार सरकार। दादा आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। आपका आवाज आ रहा है, आप पूछ सकते हैं सर। हाँ हाँ, मैं थैंकफुल टू विजय लक्ष्मी जी। आज उन्होंने हमारे ग्रुप में उन्होंने मैसेज छोड़ा, उन्होंने आज यहाँ पे मेडिटेशन करा रही हैं और आप लोगों से भी मिल पाया। और कर्तव्य के ऊपर क्या बोलूँ मैं, कुछ दिनों पहले मतलब साल भर पहले भगवत गीता इस्कॉन गया था, तो वहाँ से भगवत गीता मैंने खरीदा। वो लोग दे रहे थे तो मैंने इंग्लिश वर्जन खरीदा। तो उसमें कर्तव्य के ऊपर अलग से एक चैप्टर है पूरा, कर्म ज्ञान, और उसके ऊपर वो भी पढ़ा। तो काफ़ी कुछ देखा कि हम लोग कुछ करते नहीं है, हम लोग खाली पढ़ के चले जाते हैं। हमको हर चीज़ मालूम है, पर हम लोग कभी इस्तेमाल नहीं करते। तो ये चेतना मेरे को भगवत गीता से मिली मेरे को। फिर स्काई योगा में आके और भी कम समय के अंदर आराम से मैं उसको सीख पाया। मैं को वेरी थैंकफुल हमारी टीम है और हमारे महर्षि। थैंक यू ऑल। धन्यवाद आशीष जी। आपसे कुछ सवाल कुछ हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं मेरा सवाल यही था, मेरे को अच्छा लगा मेरे को आज के दिन। ओके, ये थैंक यू। थैंक यू। हर हमारा हिंदी चलता रहता है, कभी भी आपको समय मिलता है तो जरूर शामिल होइएगा। चलिए, अब और कुछ सवाल नहीं है तो हम इस प्रश्नोत्तर सत्र को इधर ही समाप्त करते हैं। सभी सवालों को जवाब देने के लिए प्राध्यापक राजगोपाल जी को और एक बार धन्यवाद। आइए अब दोनों प्राध्यापकों को, विजय लक्ष्मी जी जो धन्यवाद। आज नित्यानंद ध्यान सिखाए और राजगोपाल जी कर्तव्य चेतना के बारे में पूरा जानकारी हमें दिया, उन दोनों को धन्यवाद देते हैं। सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुरियम की स्थिति में आ जाइए। स्काई प्रोफेसर विजय लक्ष्मी जी, जीएस अमृत। स्काई प्रोफेसर राजगोपाल जी, जीएस अमृत। उनकी अच्छी सेहत, जीएस अमृत। उनका परिवार, जीएस अमृत। उनकी दिव्य सेवा, जीएस अमृत। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति हमेशा हमेशा के लिए प्रदान करें। कल आलियार ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम का विवरण देते हुए हमें खुशी हो रही है। सुबह 5:30 बजे ध्यान है तमिल में, नवकेंद्र ध्यान। 6 बजे शारीरिक व्यायाम तमिल में। 7 बजे अंग्रेजी में नवकेंद्र ध्यान और 11 बजे एक डिबेट है। कोरोना महामारी की वजह से समुदाय को कोरोना महामारी ने बिगाड़ा है या पुनरुद्धार किया है। हाँ, कई प्रोफेसर, कई सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपको समय मिलता है और तमिल मालूम है तो जरूर शामिल हो जाइए। और शाम को 6 बजे तमिल में पंचभूत नवग्रह ध्यान और 6:30 बजे सुबह का जो विवाद है उसका पुनः प्रसारण होगा। 7:30 बजे कन्नड़ में ध्यान होगा और 8 बजे द जर्नी ऑफ सोल प्रोफेसर गौरी बेंगलुरु से कन्नड़ में प्रवचन देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक शनिवार हिंदी का सदन है, मंगलवार मलयालम का, गुरुवार तेलुगु का, रविवार कन्नड़ का और बाकी दिनों में शाम का कार्यक्रम अंग्रेजी में होगा। आप सब लोगों को इसमें शामिल होइए। जैसा कि आप सत्संग में ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, वो घर पे आप अकेले ध्यान करने से भी बहुत बहुत प्रभावशाली है, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। इसके साथ अभी इस सदन को समाप्त करते हैं। हम इस मौके पर
अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री SKM महिलानंदन जी को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं। आप सबको पुनः कल बेन करने की आशा रखते हुए सदन का समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। शांति, शांति, शांति।